हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th एंड 11th ऑफ जुलाई के करंट अफेयर्स। क्योंकि 10 तारीख को हमारा वीकली सीए आया था, इसलिए हमने वहाँ पर सीए को डिस्कस नहीं किया था। अगर आप लोगों ने वीकली सीए नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं और करंट अफेयर्स में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं अपने आने वाले एग्जाम में, तो वीकली सीए और उसका क्विज ज़रूर अटेंड किया कीजिए। तो आज हम बात करेंगे 10 और 11 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आज की क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो परचम के टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज से। तो 11th ऑफ जुलाई अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, क्योंकि 11 जुलाई को हर साल हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। हर साल हम 11 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, अब इसकी थीम हम जरा जान लेते हैं। तो थीम है अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी। यूनाइटेड नेशन ने इस दिन की थीम डिसाइड की है कि 11 जुलाई की 2023 की जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम होगी वो होगी अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइस ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। अब अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो यूनाइटेड नेशन ने इस दिन को रिकॉग्नाइज किया था 1989 में, और पहली बार हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 1990 में सेलिब्रेट किया था। बेसिकली पूरा क्रेडिट किसे दिया जाता है तो डॉक्टर के सी ज़करिया को ये क्रेडिट दिया जाता है, क्योंकि 5 बिलियन जब हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन पहुंची थी 11 जुलाई 1987 को, तो इसलिए 11 जुलाई का दिन सिलेक्ट किया गया और हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल फिश फार्मर्स डे 2023 हमने 10th ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट किया, और ये जो सेलिब्रेशन हुआ था आप देख सकते हैं महाबलीपुरम तमिलनाडु में किया गया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया ने 10 जुलाई को हर साल की तरह इस साल भी नेशनल फिश फार्मर्स डे सेलिब्रेट किया। कहाँ पर सेलिब्रेशन किया तो हमने देखा महाबलीपुरम तमिलनाडु में ये सेलिब्रेशन हुआ। बेसिकली फिश फार्मर्स की क्या नीड्स होती हैं, उनके प्रोफेशन को और इनकरेज करना, उनके राइट्स का ध्यान रखना, उसके लिए ये दिन मनाया जाता है। अब क्या खास बात है इस दिन के बारे में, तो 2 साइंटिस्ट थे, 2 प्रोफेसर थे, एक हीरालाल चौधरी और एक उनके कलीग थे जिनका नाम था अली कुन्ही। उन लोगों ने क्या किया था, सक्सेसफुल तरीके से ब्रीडिंग की थी फिश की। ठीक है, ब्रीडिंग की थी इंडिया में फिश की, ओडिशा में 1957 में 10th ऑफ जुलाई को। इसलिए 10 जुलाई का दिन सेलिब्रेट किया जाता है एज अ नेशनल फिश फार्मर्स डे। 10th ऑफ जुलाई को हमने सेलिब्रेट किया है ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे। सभी लोग सभी कंट्रीज जो है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं कि फॉसिल फ्यूल पे हमारी डिपेंडेंसी ना हो और हम पूरी तरीके से एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाए। मतलब हमारे कंट्री की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी रन हो रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इनसे ऑपरेट हो, ऐसा सभी लोग चाहते हैं। तो यहाँ पर थीम है ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे की एम्पावरिंग कम्युनिटीज ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड। इस दिन की शुरुआत 2012 में की गई थी। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है अबाउट द सीए रफ्तार। सीए रफ्तार अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे एंड वेबसाइट पे। आप जहाँ जाके सीए रफ्तार को देख सकते हैं, वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। इसमें 6 मंथ की हेडलाइंस है, हर मंथ वाइज है और कैटेगरी वाइज है, तो आप इसे वहाँ पर देख सकेंगे। ओके, अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन से। तो फर्स्ट पर्सन है के राजारमन। ये है के राजारमन, एक आईएएस ऑफिसर है और इन्हें नया चेयरपर्सन बनाया गया है आईएफएससीए का। अब आईएफएससीए क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो के राजारमन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ आईएफएससीए, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी का नया चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा ये टेलीकॉम सेक्रेटरी भी हैं। 3 साल के लिए फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स या फिर 65 इयर्स के लिए, जो भी पहले हो जाए तब तक के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के चेयरमैन है के राजारमन। इन्होंने सक्सीड किया है फर्स्ट चेयरमैन इंजेति श्रीनिवास। इंजेति श्रीनिवास 2020 में चेयरमैन बने थे, तो मतलब ये 2nd नंबर के चेयरमैन बन जाएंगे आईएफएससीए की। अच्छा, ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी का फॉर्मेशन भी आप देखेंगे कि इस बॉडी का फॉर्मेशन भी अप्रैल 2020 में हुआ था। ठीक है, इस बॉडी को भी अप्रैल 2020 में सेटअप किया गया था अंडर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019 एट गिफ्ट सिटी गांधीनगर।
नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज़ में है वो है एक टेनिस प्लेयर, ठीक है, एक टेनिस प्लेयर है जिन्हें यहाँ पर फिलिप चैरिटियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए इनके बारे में हम बात करते हैं। तो बेल्जियन टेनिस प्लेयर जस्टिन हैनिन रिसीव द फिलिप चैरिटियर अवार्ड। तो बेल्जियम की टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है जस्टिन हैनिन, इन्हें फिलिप चैरिटियर अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। फिलिप चैरिटियर अवार्ड 2023 इन्हें दिया गया है और ये अवार्ड ITF मतलब इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जस्टिस हैनिन जो है वो टेनिस प्लेयर है और बेल्जियन से बिलोंग करती हैं, यहाँ बेल्जियन से यहाँ पे बिलोंग करती हैं। इन्होंने 7 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल अपने नाम किए हैं और इन्होंने ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल जीता था। ये अवार्ड जो है वो 1996 में शुरू किया गया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो जो पर्सन भी टेनिस में कोर्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, स्पोर्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं, उन्हें ये अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज़ में उनका नाम है मैक्स वर्स्टैपन और ये रेडबुल के ड्राइवर हैं और इन्होंने अभी रिसेंटली ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल जीता है इंग्लैंड में। ओके, तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने। कुछ समय पहले मैंने बताया था कि कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, बहरीन एंड मोनाको ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टैपन ने जीती थी। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। अगले पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग एग्जाम देते रहते हैं तो किसी न किसी पेपर में आपने इनका नाम पढ़ा होगा। हम बात कर रहे हैं लक्ष्य सेन के बारे में। लक्ष्य सेन जो है वो एक बहुत ही शानदार बैडमिंटन प्लेयर है। लक्ष्य सेन कौन है? बैडमिंटन प्लेयर है, इनका नाम आपको नहीं भूलना है, ठीक है। तो लक्ष्य सेन इन्होंने मेन सिंगल कनाडा ओपन बैडमिंटन टाइटल 2023 जीता है। तो कनाडा ओपन 2023 किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता है। लक्ष्य सेन भारत के बैडमिंटन प्लेयर है और वर्ल्ड में नंबर 19 पर आते हैं, वर्ल्ड में नंबर 19 पे आते हैं। इन्होंने रिसेंटली कनाडा में कनाडा ओपन 2023 को जीता है और इन्होंने डिफीट किया है ली सिंग फेंग ऑफ चाइना को। ओके, नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज़ में है उनका नाम है पार्थ सल्लुखे, ठीक है। पार्थ सल्लुखे इन्होंने यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में रिकर्व कैटेगरी में जीत हासिल की है। आप लोगों ने दीपिका कुमारी का नाम सुना होगा, तो उनकी भी जो कैटेगरी थी वो रिकर्व कैटेगरी थी। कुछ इस तरीके से पोजीशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो पार्थ सल्लुखे हैं, इन्होंने ये पहले मेल बन गए हैं, पहले मेल आर्चर या तीरंदाज बन गए हैं टू विन अ गोल्ड इन द रिकर्व कैटेगरी एट द यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। तो यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि यहाँ पे आयरलैंड में हो रही थी, उसमें इन्होंने पहले ये मेल हो गए हैं जिन्होंने रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इन्होंने कोरियन प्लेयर को यहाँ पर डिफीट किया है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो सतारा महाराष्ट्र से पार्थ जो है वो सतारा महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। अगर ओवरऑल मेडल टैली देखते हैं तो ओवरऑल मेडल टैली में भारत ने टॉप किया है। भारत के पास टोटल 11 मेडल आए हैं, जिसमें आपको 6 गोल्ड मेडल मिलेंगे, 1 सिल्वर मेडल है और 4 आपके ब्रोंज मेडल यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, ये कुछ पर्सन्स थे। अब यहाँ पे ये जो न्यूज़ दिख रही है स्क्रीन पे, ये न्यूज़ केवल उन लोगों के लिए है जो कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करते हैं, बाकी सारे लोगों के लिए न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे बस कुछ बातें मैं कर रही हूँ। बाकी जो कर्नाटका के स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं या देख रहे हैं, तो उनको मैं कहूँगी अगर आप अपने स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस न्यूज़ को आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आप किसी भी न्यूज़पेपर से पढ़िए, टेलीविज़न से पढ़िए, जहाँ से भी देखना है आप अपने बजट के हाइलाइट्स को देख लीजिएगा। मैं कुछ बातें यहाँ पे बताती हूँ कि अभी रिसेंटली आपको पता है कर्नाटका में नए मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ था, ठीक है। तो कर्नाटका में नए CM कौन बने हैं? सिद्धारमैया बने हैं और उन्होंने बजट पेश किया है 2023-24 का, ठीक है। कोई इनका ये पहला बजट नहीं है, ये सिद्धारमैया का 7th नंबर का बजट है, क्योंकि जब 2013 से 2018 के बीच में चीफ मिनिस्टर थे तब भी इन्होंने बजट पेश किया था। टोटल बजट जो कर्नाटका स्टेट का आया है वो 3.27 लाख करोड़ रुपीस का बजट आया है, जिसमें आप देख सकते हो कि एजुकेशन के लिए क्या है, वीमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए कितना बजट आया है। इस बजट में यहाँ पे एक नए प्रोविजन को इंक्लूड किया गया है, लाइफ एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस। लाइफ एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो आपके ई-कॉमर्स डिलीवरी बॉय होते हैं, जोमेटो के, स्विगी के, उनका यहाँ पर एक्सीडेंटल पॉलिसी और इंश्योरेंस कवर करने की बात की है 4 लाख रुपए तक की। बाकी जो डिटेल बजट की है वो आप अपने स्टेट न्यूज़पेपर से इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा के CM के बारे में, नवीन पटनायक जी के बारे में। इन्होंने लॉन्च किया है अम्मा पोखरी
टू रेजुविनेट वाटर बॉडीज़। तो जो वाटर बॉडीज़ हैं, तालाब हैं, लेक्स हैं, उनको रीडेवलप करना है, उनको रिकंस्ट्रक्ट करना है और उनको उनका ब्यूटिफिकेशन करना है कि कोई लेक है तो आजू बाजू झूले लगा दिए, अच्छे प्लांट्स लगा दिए, एक पाथवे बना दिया, पेडेस्ट्रियन बना दिया लोगों को चलने के लिए, कुछ एक्टिविटीज़ कर दी जिससे और भी ज़्यादा लोग आएँ। समझ रहे हो ना, इस तरीके से काम ये लोग कर रहे हैं अंडर द अम्मा पोखरी स्कीम। तो उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक लॉन्च अम्मा पोखरी योजना टू रेजुविनेट अराउंड 2000 लार्ज वाटर बॉडीज इन ऑल 115 अर्बन लोकल बॉडीज इन द स्टेट। 2000 यहाँ पे जो लार्ज वाटर बॉडी है उनका रिकंस्ट्रक्शन और डेकोरेशन रीडेवलपमेंट यहाँ पे किया जाएगा, जिसके लिए 120 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे अलॉट किए गए हैं। ठीक, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जा रहा है वो नेचुरल और ऑर्गेनिक मेथड से किया जाएगा टू इम्प्रूव द क्लाइमेट ऑफ सराउंडिंग एरियाज। अब यहाँ पे सभी को पता है यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 को। अब इससे रिलेटेड एक छोटी सी न्यूज़ है वो हम देखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड केन्या टू को होस्ट इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल। तो इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल को होस्ट किया जा रहा है 30 से लेकर 31 अगस्त के बीच में। ये 2 दिन का इंडिया अफ्रीका इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस होगी और इंडिया और केन्या इसे को होस्ट करने वाले हैं। ठीक है, इस पूरे कॉन्फ्रेंस में, इंडिया अफ्रीका इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस में पूरे वर्ल्ड के जो भी लीडर्स हैं, गवर्नमेंट लीडर्स, रिसर्चर्स, फार्मर और इंडस्ट्री एसोसिएट यहाँ पे शामिल होंगे। बेसिकली इसका मकसद ये है कि जो मिलेट है उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दिलाना कि कितना एक न्यूट्रिशन वाला फूड है ये, और एक इमर्जिंग स्मार्ट फूड है वर्ल्ड का, वो क्या है, मिलेट है। क्योंकि मिलेट, और इसके अलावा ये भी बताना कि जो आपका सूखा एरिया होता है जहाँ पे जो क्लाइमेट फ्रेंडली कंडीशन नहीं है, वहाँ पे आप किसान इस मिलेट के ज़रिए किस तरीके से अपने रेवेन्यू को, अपनी इनकम को इंक्रीज़ कर सकते हैं, स्पेशली इन सब सहारन अफ्रीका एंड एशिया। अब भारत के बारे में बात करें तो जितने भी 9 प्रकार के मिलेट्स होते हैं वो सारे के सारे ग्रो किए जाते हैं भारत में, जैसे कि सोरगम, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट्स, फॉक्सटेल मिलेट, पोर्सो मिलेट, लिटिल मिलेट, ये सब मिलेट की वैरायटी है, सब के सब प्रोड्यूस की जाती हैं भारत में। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर हम सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जीएसटी नेटवर्क, मतलब जीएसटी नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, जीएसटीएन नेटवर्क अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब देखो भाई, अब जीएसटी के भी ज़रिए आप जो है वो कोई भी यहाँ पे फेक रिसिप्ट नहीं बना सकते, फेक क्रेडिट नहीं कर सकते, आपकी आईडी को ट्रेस कर लिया जाएगा, क्योंकि जीएसटीएन पूरा नेटवर्क जो है वो अब आ रहा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत। यहाँ पे 2 चीज़ें हमें डिस्कस करनी है अबाउट द जीएसटीएन। आइए, पहली चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ब्रिंग्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क अंडर पीएमएलए। पीएमएलए मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत जीएसटी नेटवर्क को लाया गया है। इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन द जीएसटीएन कैन बी नाउ शेयर्ड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिससे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकेगा जो भी डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, या कोई धोखाधड़ी या टैक्स बचाने की कोशिश कर रहा है, या फेक इनपुट क्रिएट कर रहा है, फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट हो रहा है, या फेक इनवॉइस हो रहा है। तो ऐसे कोई भी क्राइम हो रहा है तो ऐसे व्यक्तियों को, पर्सनस को, बिजनेसमैन को ट्रैक किया जा सकेगा। इसलिए बोला गया है कि जीएसटीएन जो नेटवर्क है वो अब आ रहा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत। इसके अलावा ये जो जीएसटीएन है, ठीक है, इसकी आपकी क्या की जा रही है, जियो कोडिंग की जा रही है। जियो कोडिंग क्या कहलाती है, आइए हम देख लेते हैं। तो जियो कोडिंग बेसिकली क्या होता है, जो हमारा एड्रेस होता है ना, उस एड्रेस को अब जोग्राफिक कोऑर्डिनेशन, मतलब आपके जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसे हम जियो कोडिंग कहते हैं। मतलब हमारे एड्रेस को कन्वर्ट करना जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट में, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में, उसको हम जियो कोडिंग कहते हैं। तो जीएसटीएन नेटवर्क, मतलब जो जीएसटीएन है, उसने लॉन्च किया है जियो कोडिंग इन ऑल स्टेट एंड यूटी। तो जितने भी स्टेट हैं और यूटीज़ हैं उसमें जीएसटीएन नेटवर्क के द्वारा जियो कोडिंग फंक्शनिंग की शुरुआत की गई है। इसमें जो एड्रेस है या डिस्क्रिप्शन है उसको कन्वर्ट किया जाएगा जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स में, टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ एड्रेस डिटेल इन द जीएसटीएन रिकॉर्ड्स एंड स्ट्रीमलाइन द एड्रेस लोकेशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो ये 2 बातें यहाँ पर आज हो रही हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बिकम्स द कंट्रीज फर्स्ट अर्बन बॉडी टू अर्न ईपीआर क्रेडिट। तो इंदौर की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो कंट्री की पहली अर्बन बॉडी बन गई है जिसने रिसीव किया है ईपीआर क्रेडिट।
अगर मैं सिर्फ सिंपल ईपीआर के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो ईपीआर जस्ट लाइक अ कार्बन टैक्स। कोई भी मैन्युफैक्चरर है या इम्पोर्टर है जो कि प्लास्टिक से बने हुए प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करता है या मैन्युफैक्चर करता है, तो उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट, क्योंकि जब तक ये चीज़ें एनवायरनमेंट में रहेंगी तो किसी न किसी को तो नुकसान पहुंचाएंगी, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को तो लेनी पड़ेगी। उसी को डिफाइन किया जाता है एज अ ईपीआर। ईपीआर का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फर्स्ट अर्बन बॉडी इन इंडिया टू गेट ईपीआर क्रेडिट। इसे ईपीआर क्रेडिट मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इसने जो बैन सिंगल यूज प्लास्टिक है, जो कि बहुत पहले ही इंदौर में बैन की जा चुकी थी, उनको रिसाइकिल किया है। इंदौर हम सभी को पता है कि 6 टाइम इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एनुअल जो सर्वे होता है उसके अकॉर्डिंगली। सिंगल यूज प्लास्टिक को कम्प्लीटली बैन कर चुके हैं इंदौर में, और यहाँ पर जो 8 टन प्लास्टिक था उसको रिसाइकल यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि an average 1162 ton of solid waste is generated every day in Indore, which include about 164 ton in the plastic waste. Okay. नेक्स्ट है इंडिया एंड सिंगापुर। इंडिया और सिंगापुर के बीच में पहले से ही टाई अप था, पहले से ही एमओयू साइन था, उसको फर्दर एक्सटेंड किया गया है, ठीक है, ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इसको 2028 तक के लिए किया गया है। तो इंडिया साइन अ प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट विद सिंगापुर टू एक्सटेंड द करंट एमओयू ऑन कॉपरेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंटिल 2028। ये जो पार्टनरशिप हुई है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ये पब्लिक सर्विस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हुई है। पब्लिक सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी को और भी मजबूत करना है, लीडरशिप, टैलेंट डेवलपमेंट, ई गवर्नेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सारे सेक्टर में ये एमओयू काम करने वाला है। अब रिसेंट में हुए कुछ एमओयूज आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि इजराइल ने IITM के साथ टाई अप किया था, सेटअप वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर। इंडिया ने एमओयू साइन किया था इजराइल के साथ, इंडस्ट्रियल R&D कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है इंडिया ने साइन किया था एयर सर्विस एग्रीमेंट विद गुयाना। फिर इंडिया ने साइन किया था MOC विद स्वीडन टू प्रमोट रिसर्च नेटवर्क। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी साइन किया था ऑडियो विजुअल कोर प्रोडक्शन एग्रीमेंट। तो ऐसे कई सारे एग्रीमेंट हमारी दूसरी कंट्रीज के साथ भी हुए हैं। लेकिन अब बात है, जैसे कि अब राजनाथ सिंह जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर, वो गए हैं मलेशिया घूमने के लिए, मतलब विजिट करने, ऐसे घूमने नहीं गए हैं, ठीक है ना, गलत मत समझिए, ऐसे मतलब टाई अप वगैरह करने, MOU साइन करने के लिए, ऐसा विजिट होता रहता है। तो यहाँ पे मलेशिया वो गए हुए हैं, वो वहाँ से आ जाएं, फिर हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से एग्रीमेंट वहाँ पे करके आ रहे हैं। लेकिन उसके पहले अभी जयशंकर जी, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर हैं, और आपके विदेश मंत्रालय को संभालते हैं S जयशंकर, ये विजिट पे गए हुए थे तंजानिया पहुंचे थे, और इन्होंने फिर IIT मद्रास का पहला जो इंडिया के बाहर कैंपस है वो सेटअप करने की बात भी कर दी थी, जो कि मैंने आपको बताई थी, ठीक है। और क्या क्या हाईलाइट्स यहाँ पर आई हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए, खास बात यहाँ पे ये हुई है कि इंडिया तंजानिया जो है वो ट्रेड सेटलमेंट करेंगे लोकल करेंसी में। अब डॉलर की ज़रूरत नहीं है, इंडिया और तंजानिया लोकल करेंसी में, मतलब इंडियन रुपीज़ में ट्रेड करेंगे। ओके, इसके लिए जो है वो वॉस्ट्रो अकाउंट भी ओपन किए जाएंगे। पहली बात तो ये है, जिससे दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके। इंडिया तंजानिया बायलैटरल ट्रेड हैज़ बीन वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड स्टूड एट $6.4 बिलियन इन 2022-23। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कैनरा बैंक ये ऑपरेशन में है तंजानिया में। तो यही बात यहाँ पे बोली गई कि प्रपोज लोकल करेंसी ट्रेड फॉर द ट्रेड सेटलमेंट, एम एट अवॉइडिंग कन्वेंशनल डॉलर ट्रांजेक्शन फॉर ट्रेड। 3 इंडियन बैंक्स हैव ऑपरेशन इन द तंजानिया, आपको बता दिए मैंने तीनों बैंक्स, जिससे हम यहाँ पे लोकल करेंसी में ट्रांजेक्शन कर सकें और ट्रेड को और मजबूत कर सकें। लास्ट न्यूज़ है आज की, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 को रिलीज़ किया गया है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, इनके द्वारा यहाँ पे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021-2022 के लिए सारे स्टेट और सारी यूनियन टेरिटरी के लिए लॉन्च किया गया है। क्या बातें हैं इस इंडेक्स की वो हम बात करेंगे। ओके, इतनी चीज़ें तो ये बात समझ में आ गई है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन लोगों ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स लॉन्च किया है, कंबाइंड रिपोर्ट दी है 2020-21 एंड 2021-22 के लिए, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली हर एक जो स्कूल है, चाहे वो स्टेट में है, यूनियन टेरिटरी में है, तो स्टेट का परफॉर्मेंस कैसा है, इस पर्टिकुलर स्टेट या यूटी में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है। और अभी तो डिजिटल एजुकेशन पे भी काफ़ी फोकस किया है, तो डिजिटल एजुकेशन के क्या पैरामीटर्स हैं,
किस तरीके से आपके स्कूल में पढ़ाई हो रही है, ऐसे कई सारे इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए इस इंडेक्स को जारी किया। जैसे इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं, लर्निंग आउटकम क्या है, एक्सेस, इंफ्रा, इक्विटी, गवर्नेंस प्रोसेस, टीचर एंड एजुकेशन ट्रेनिंग एटसेट्रा। तो इस तरीके से कई सारे पैरामीटर्स पे ये रैंकिंग की गई है। ये जो रैंकिंग की गई है वो इनके ग्रेड के हिसाब से की गई है। सबसे अच्छा जो ग्रेड है वो दक्ष है, ठीक है। सबसे अच्छा जो है, हाईएस्ट ग्रेडिंग आप देख सकते हैं, वो क्या है, दक्ष है। तो जो भी स्टेट का रैंकिंग या स्कोर 90% से ज़्यादा है तो वो दक्ष कैटेगरी में आएगा, ठीक है। दक्ष के बाद है उत्कर्ष, फिर अति उत्तम, उत्तम, प्रतिष्ठा 1, प्रतिष्ठा 2, प्रतिष्ठा 3, फिर आकांक्षी 1, आकांक्षी 2 और आकांक्षी 3। तो सबसे लोवेस्ट ग्रेड कौन सा है, आकांक्षी 3 है। आकांक्षी 3 जो है वो लोवेस्ट ग्रेड है, जिसका स्कोर 10% से कम है। स्कोर अप टू 10% है, ऐसे स्टेट को आकांक्षी 3 में रखा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आकांक्षी 3 में आपको यहाँ पर आकांक्षी 3 और आकांक्षी 2 में आपको 12 यहाँ पर स्टेट दिख रहे हैं, आकांक्षी 3 में 3 स्टेट दिख रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग के जो 5 हैं, दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम और आपका प्रतिष्ठा 1, यहाँ पर देखिए कोई भी स्टेट नहीं है। मतलब टॉप 5 पे अलग अलग रैंकिंग के हिसाब से कोई भी स्टेट ने यहाँ पे टॉप नहीं किया है, ठीक है। 73 इंडिकेटर्स और अलग अलग असेसमेंट को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। टीचर एजुकेशन, डिजिटल इनिशिएटिव सबको शामिल करते हुए इस इंडेक्स को इशू किया गया है, जिससे स्टेट में एजुकेशन सिस्टम को पहचाना जा सके और क्या ज़रूरत है वो भी पहचाना जा सके। इस पूरी रिपोर्ट को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ किया था, जिसका नाम PGI 2.0 रखा गया है। तो अगर हम देखें तो कोई भी स्टेट टॉप 5 कैटेगरी में नहीं है, जैसा कि आपको दिखा दिया। अब पंजाब एंड चंडीगढ़ जो है वो ओवरऑल टॉप रैंकिंग में यहाँ पर आते हैं। Punjab and Chandigarh have been placed at the top position with the highest number of points in the overall ranking of PGI. While on the parameter of learning outcome and quality, Rajasthan has also topped with Punjab Chandigarh with the highest mark. अगर हम 12 वो स्टेट देखते हैं जो कि आकांक्षी 2 कैटेगरी में है, मतलब जिसमें आप देखेंगे कि एजुकेशन लेवल काफ़ी कम है, वो है आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, ठीक है। ये आप यहाँ पे स्टेबल में भी ये चीज़ समझ सकते हो। चलिए अब बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। पहली बात है नीदरलैंड गवर्नमेंट से। नीदरलैंड गवर्नमेंट ने फ़ोन, टैबलेट्स एंड स्मार्ट वॉचेस क्लासरूम में बैन करने की बात की है। 1 जन 2024 से ये सारे जो डिवाइसेस हैं वो क्लासरूम में बैन हो जाएंगे, मतलब स्टूडेंट इनका यूज़ स्कूल प्रमाइसेस में तो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं NLC इंडिया लिमिटेड, जो कि एक नवरत्न कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर काम करती है। इसे GM अवार्ड दिया गया है, इसे जेम अवार्ड दिया गया है टाइमली पेमेंट कैटेगरी में फॉर द ईयर 2023। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक MOU साइन किया है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ, और HAL जो है वो दो डोर्नियर एयरक्राफ्ट को तैयार करेगा। किसके लिए? इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। और जो पूरा यहाँ पे कॉस्ट है, पैकेज है, वो 458.87 करोड़ रुपीस का है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बीच में 2 डोर्नियर एयरक्राफ्ट तैयार करने के लिए और इंडियन कोस्ट गार्ड को देने के लिए ये पूरा एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है। अंत में बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। कुछ बच्चों ने कमेंट किए थे, अभी RBI ग्रेड B का पेपर देकर आए थे, राइट। सो उनका रिस्पांस काफ़ी अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा वो रिस्पांस पढ़ के कि आपने यहाँ से जो करंट अफेयर्स पढ़े उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिला, और आप जो यहाँ पे RBI का पेपर देकर आए हैं तो आपको काफ़ी सारे करंट अफेयर्स हमारे करंट अफेयर्स से देखने को मिले, तो काफ़ी अच्छा लगा हमें सुन के। अगर आप भी कोई और एग्ज़ाम देते हैं और करंट अफेयर्स से यहाँ से आपको प्रॉफिट होता है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और जिससे मैं नए नए करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए तैयार करते डेली लेकर आ पाऊँगी। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर इंडिया और कौन सी कंट्री है जो इंडिया अफ्रीका इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने जा रही है। आंसर हो जाएगा केन्या। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंडिया ने किस कंट्री के साथ यहाँ पे एक प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट साइन किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अंटिल 2028? तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है पहली अर्बन बॉडी जिसको EPR क्रेडिट दिया गया है? आंसर हो जाएगा इंदौर नगर निगम। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल बैन मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स एंड स्मार्ट वॉचेस फ्रॉम द क्लासरूम स्टार्टिंग 1 जनवरी 2024? तो आंसर हो जाएगा नीदरलैंड जो है वो ये सारी चीज़ें कर रहा है। नेक्स्ट है, NGT के एक्टिंग चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पे शिव कुमार सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। अब बात करेंगे जिमेक्स एक्सरसाइज के बारे में। इंडिया और जापान के बीच में होने वाली एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि विशाखापट्टनम में रिसेंटली कंक्लूड हुई है। आपको केवल इतना बताना है ये कौन सा एडिशन था, 7th, 8th, 9th या फिर 11th। तो जिमेक्स का जो एडिशन कौन सा हुआ है रिसेंटली कंडक्ट विशाखापट्टनम में। इसके अलावा एक छोटी सी स्लाइड है जो रिसेंटली हुए आपके
एक्सरसाइज हैं, जैसे कि खान क्वेस्ट एक्सरसाइज मंगोलिया में हुई थी, तो आप इनको भी एक बार पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ओके है, सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।